हाँ तो बच्चों, अब हम लोग करेंगे आज सॉल्यूशंस के चैप्टर के जो PYQs हैं न्यूमेरिकल्स में, जो नीट और जेई मेंस में आए हुए हैं, वो वाले क्वेश्चंस करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कहते हैं कि हमको तो न्यूमेरिकल्स से डर लगता है, न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, थ्योरी तो हम याद कर लेंगे। लेकिन बेटे, थ्योरी तभी समझ आती है जब आप न्यूमेरिकल्स को करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आता है। और जब एंट्रेंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमको फटाफट थोड़ा स्पीड ध्यान रखनी है। तो मैं आज तुमको दोनों तरीके से बताऊंगी कि कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स अपने स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो KH होता है, तो वो तीन गैसेस ABC का वाटर में गिवन है, और हमने उन गैसेस को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। अब तुम लोगों को ये बात मालूम है, सॉल्यूशंस में जो हेनरीज लॉ है वो क्या कहता है? हेनरीज लॉ कहता है कि जो हमारा KH है, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होती है उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी कम रहती है। यानी कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो अब हम लोगों को क्या देखना है? हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्युबिलिटी लगानी है। अब A के लिए हमारे पास 145 है। अब इन तीनों वैल्यूज में A के लिए सबसे ज्यादा हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है, यानी कि A की सॉल्युबिलिटी तो हो गई सबसे कम। अब सबसे कम KH की वैल्यू हमारी 2 इंटू 10 की पावर -5 यानी कि B की है। इट मीन्स B की सॉल्युबिलिटी हो गई सबसे ज्यादा। तो बीच में कौन सा है? C, 35 किलो बार जिसकी। तो ये हमने इनको इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटीज अरेंज कर दिया। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द solubility of gases. So higher the KH, lesser is the solubility. Lower the KH, more is the solubility. अब है हमारे पास मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 required to be dissolved to prepare 1 liter of its solution, which is isotonic with 15 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब तुम लोगों को ये मालूम है कि जो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो अब हम लोगों के पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक ग्लूकोज का है और दूसरा हमारा यूरिया का है। तो अब हम दोनों के ही पहले ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज लिखते हैं। तो प्रेशर ऑफ यूरिया ग्लूकोज इनटू इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू N ग्लूकोज इनटू RT। ठीक है, या फिर पाई सिंपली ग्लूकोज का C6H12O6, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 डिवाइडेड बाय V इंटू RT। एक वैल्यू हमारी ये आ गई। दूसरी वैल्यू हमारी आ गई यूरिया के लिए, सो पाई NH2CONH2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू N बाय V इंटू RT। अब ये दोनों हमारे इक्वेशंस इक्वल हैं, तो हमारे पास सिंस पाई C6H12O6 इज इक्वल टू पाई ऑफ यूरिया, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो हमारे पास अब NC6H12O6 डिवाइडेड बाय V इंटू RT इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इंटू RT अपॉन V हो जाएगा बेटे। V से V तुम्हारा कैंसिल आउट, RT से RT। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया के इक्वल आ गए। ठीक है, अब जब हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के इक्वल आ गए हैं, तो अब हमने क्या करना है? हमको निकालना था
अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो हमने क्या किया, W2 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू, यूरिया है हमारा 15 ग्राम पर लीटर, है ना, सो 15/60, तो W2 आप लोगों को निकालना है, सो W2 हो जाएगा हमारा 15 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लो कैसे करना है। अब अगर बोर्ड में आता है CBSE में, जहां हमारा रिटर्न एग्जाम है, तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है, फिर हम लिखेंगे हमने फाइंड आउट क्या करना है। एंट्रेंस में फटाफट हमने दिमाग ही लगाना है कि आइसोटोनिक है तो प्रेशर इक्वल होगा, हम सीधा इसी स्टेप पे आ जाएंगे वहां पे कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल करने हैं बेसिकली, क्योंकि वॉल्यूम भी सेम रहेगा और RT भी सेम रहेगा। वॉल्यूम डिफरेंट होगा तो हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, नीट 2024 का है। m/20 सॉल्यूशन बनाना है हमने। ठीक है, तो कैसे करोगे, मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000/V। 1000/V में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वॉल्यूम हमको ml में गिवन है, तो जब मैं ml को 1000 से डिवाइड करूंगी तो नेचुरली पर लीटर में हो जाएगा ना, वो हमारा वॉल्यूम लीटर में आ गया। मोलैरिटी तुमको यहाँ 1/20 गिवन है, सो अब W2 तुमको फाइंड आउट करना है। ग्लूकोज का मास 180 है, मालूम ही है, गिवन भी है हमें यहाँ पे, 180 इंटू 1000/250। ठीक है, तो ये 180 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4 इज इक्वल टू W2। अब W2 कितना आ जाएगा, 9/4, तो 9/4 मीन्स कितना हो गया, तो W2 इज इक्वल टू 2.25 ग्राम। ठीक है, तो ये हमें सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो बेटे, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, हमें सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और उनमें किसमें मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब तुमको ध्यान देना है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी किस चीज पे डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब जिस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन सबसे कम होगी उसी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी सबसे कम होगी। तो दो चीजों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने निकालने हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो डिसोसिएट होंगे, सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे इनके आई की वैल्यूज, कि जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा है उसके अंदर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यहाँ हमें KCl दिया है, आई हमारा 2 है, ये हमें NaCl दिया है, आई हमारा फिर से 2 है, ये हमें MgSO4 दिया है, आई फिर से 2 है, और NaCl दिया है, आई की वैल्यू 2 है। यहाँ पे कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है तो इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और अब ये जो है हमारे पास, ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, इन दोनों में सेम एलिवेशन होगा। अब बच गया हमारे पास ये, अब इसके अंदर कंसेंट्रेशन भी सबसे कम है तो इसीलिए इसके अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, दैट इज NaCl। और अगर तुमको अरेंज करना पड़ेगा तो सबसे कम वैल्यू इसकी है, फिर इन दोनों की इक्वल लिखेंगे, और इन दोनों की इक्वल लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड की, और सेकेंड वाले की सबसे। तो अगर हमने अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देती हूँ, 0.05 सबसे कम यानी कि 4th नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर, इनकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी, और सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा, वो हमारे सेकंड में आ जाएगा।
तो अगर किसी भी तरीके से तुमको ये क्वेश्चन आता है तो तुमको हमेशा कंपैरिजन करना है आई का। अगर आई ही डिफरेंट है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आई जो है वो हमें मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू देगी। अब करते हैं ये, फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 250 ml वाटर में। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर उन्होंने कितना बोला, P1। फिर 10 ग्राम यूरिया 250 ml में, और सेम 10 ग्राम सुक्रोज 250 ml ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है, सॉल्यूट का अमाउंट भी सेम है, सिर्फ हमारे पास मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस डिफरेंट है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर लिखिए। तो अब हमारे पास पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, या पाई V इज इक्वल टू nRT। टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, V कांस्टेंट। हमारे पास सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा अब ऑस्मोटिक प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो अब हम तीनों के नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे P1। सो P1 किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटे, ग्लूकोज के। ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 10/180। ठीक है, दूसरा है P2, ये हमारा 10 ग्राम है यूरिया इन 250 ml वाटर है, तो यूरिया का मास होता है बच्चों 60। अब P3 है, सुक्रोज है 10/342, सुक्रोज का मोलर मास 342। अब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस में आए, P2 में आए ना, तो तुमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्वेश्चंस हर एंट्रेंस में सिंपल होते हैं, सिर्फ तुम लोगों को उस टाइम स्ट्रेस फील कर रहे होते हो, घबरा जाते हो, इसीलिए गड़बड़ कर देते हो। तो तुमने स्ट्रेस फील नहीं करना, जो तुमने पढ़ा है वहीं से पेपर बनता है, कुछ अलग नहीं आता। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे इसका हो गया, तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड का, फिर फर्स्ट वाले का, और सबसे कम आएगा बेटे लास्ट वाले का। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, यानी कि KF, ये क्या होता है, KF गिवन है ना। सो KF फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। नाउ हमने निकालना है डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मींस डेल्टा TF, और तुम लोगों को पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू M होता है। अब KF की वैल्यू हमें 5.12 गिवन है, एंड मोलैलिटी भी गिवन है बेटे, तो 0.078। तो हमारे पास डेल्टा TF कितना आ गया, डेल्टा TF हमारा आ गया 0.078 मल्टीप्लाइड बाय 5.12, 0.399 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ सब बच्चों को आता ही होगा पहले से ही। अब है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस तो नहीं है, हम इसको सिंपल वैसे ही सॉल्व करते हैं कि वेपर प्रेशर ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आया है, लेकिन हम लोग तो वेपर प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू ही निकाल लेंगे। तो बेंजीन और ऑक्टेन का मिक्सचर है, नंबर ऑफ मोल्स उनके रेशियो 3:2 में गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अगर 3 है तो ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स 2 होंगे। तो आप देखो बेटा, जो राउल्ट्स लॉ है तुम्हारा, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड इट्स वेपर प्रेशर व्हेन इट इज प्रेजेंट अलोन, यानी कि जब वो अकेला प्योर स्टेट में और कोई नहीं है तो उसके बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन जो आएगा
that will be mole fraction of benzene multiplied by vapor pressure of benzene in pure state। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ना बेटे, तो हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर बेंजीन के 3 हैं तो हमारे पास ऑक्टेन के होंगे 2, तो 3/5 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और हमारे पास ऑक्टेन का जो आ गया दैट इज 2/5। अब हम इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आ गया 3/5 इंटू, अब बेंजीन का वेपर प्रेशर 280 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो, ये 160 mm आ गया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन हमारा आ गया 168 mm। अब हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना है अभी निकाला हमने निकाला 2/5। तो अब देखो 2/5 इंटू 420, ये भी हमारा आ गया बेटे 168 mm। ठीक है, अब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, 168 mm प्लस 168 mm, और इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 336 mm। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नेक्स्ट। समझ आ गया, ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर राउल्ट्स लॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चन था। पीछे हमने 2 ऑस्मोटिक प्रेशर के कर लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के हो गए, हेनरीज लॉ पे हो गया। ठीक है, तो सारे के सारे ही कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत सिंपल हैं। सॉल्यूशंस चैप्टर सबसे पहला जो है हमारा 12th का चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर है। अब देखो, इफ 8 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों दिया हुआ होता है बेटे, तुमने न्यूमेरिकल में हमेशा ध्यान रखना है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट गिवन है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट गिवन है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट गिवन है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वेंट ऑफ फैक्टर वाली इक्वेशन हम नहीं लगाएंगे, यानी कि आई नहीं यूज होगा, फॉर्मूला सिंपल वाला ही। और अगर इलेक्ट्रोलाइट गिवन है तो हम लोग आई लगाते हैं। तो तुमको ये बातें छोटी बातें जो है ये ध्यान रखनी है। अब हमने उसका वेपर प्रेशर कितना कर दिया, 80% कर दिया, यानी कि अगर पहले 100 था तो अब हमारे पास हमने रिड्यूस टू 80%, यानी कि अब 20 ही बच गया। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू x2 होता है, या chi2 जिसको chi भी लिख देते हो। अब हमारे पास क्योंकि हमने उसके रिड्यूस करना है 80% से, है ना, तो हमारे पास ये बच कितना गया, रिड्यूस टू 80%, तो यानी कि हमारे पास 20% बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 20/100। अब N2 कैसे निकालोगे, अब 8 ग्राम हमारा नंबर ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट है और 114 ग्राम हमने ऑक्टेन। ऑक्टेन का मोलर मास भी सेम है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन आर 1। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको यहां सॉल्व कर देते हैं 20/100। अब 20/100 मीन्स 0.2 हो गया, तो इसको सिंपली हम 0.2 लिख देते हैं। 0.2 इज इक्वल टू 8/m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8/m2। ठीक है, तो अब ये इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 0.2 इज इक्वल टू 8/m2 इंटू m2 बाय m2 प्लस 8। अब 0.2m2 प्लस 1.6 इज इक्वल टू 8 आ गया, तो 0.2m2 इज इक्वल टू 8 माइनस 1.6 हो गया,
अब 8 माइनस 1.6 हमारा कितना रहता है 6.4, सो 6.4, सो M2 इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये हमारा 32 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो भी था हमारा उसका मोलर मास ना 32 ग्राम पर मोल आ गया। अब है हमारे पास बेटे की वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल, है ना, तो उसका वेपर प्रेशर 732 है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और सॉल्वेंट तुमने वाटर लिया है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है 760, और सॉल्यूशन का तुम्हें दे दिया उसने 732, सो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू Chi2 को तुम लोग X2 भी लिखते हो, तो P नॉट हमारा पानी है, पानी का है, सॉल्वेंट का 760 माइनस 732 अपॉन 760। अब हमने इसको सॉल्व करना है N2 बाय N1 प्लस N2 से। ठीक है, तो हम पहले N2 निकाल लेते हैं यहां से। ये हमारा हो गया 28 बाय 760 हो गया बेटे। N2 हम कैसे निकालेंगे, सिंपल, पहले N2 निकालेंगे। अब N1 है हमारा 100 ग्राम पानी है ना, अब 100 ग्राम पानी और पानी का मास होता है 18, 100 बाई 18 हो गया प्लस N2। अब 100 बाई 18 होता है 5.555, यानी कि 5.55555, तो हम उसको 5.56 कर देंगे, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 28 बाय 760, दिस इज N2 बाय 5.56 प्लस N2। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 760 माइनस 28 N2, this is equal to 28 into 5.56, ये हमारा आ गया 732 N2। अब 5.56 into 28, तो जो ये हमारा, हम ये सारा कुछ जब सॉल्व कर लेते हैं तो जो हमारे N2 की वैल्यू आती है वो आती है 0.212। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग डेल्टा टीबी का। तो डेल्टा टीबी क्या होता है बेटे, केबी इंटू एम। केबी की वैल्यू उसने गिवन है, कितनी है 0.52, तो ये हमारे पास 0.52। नंबर ऑफ मोल्स हमने वैसे ही निकाल लिए 0.212 इंटू 1000 बाय 100, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.52 इंटू 2.12, तो डेल्टा टीबी आ गया बेटे हमारे पास 1.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बना पानी मिला के, है ना, और डेल्टा टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग, ये हमारा 1.01 डिग्री, ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, टीबी इज इक्वल टू 101.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमारे पास, तो इसके अंदर उसने दो कॉन्सेप्ट्स यूज करे, मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो गया। उसने रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूज करा, जिससे हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले।
फिर उसने क्या करा, हमसे बॉइलिंग पॉइंट निकलवाया, यानी कि फिर हमने डेल्टा टीबी वाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया। तो ये तुमने ध्यान रखना है, कई बार ऑस्मोटिक प्रेशर से भी वो नंबर ऑफ मोल्स निकलवाते हैं न्यूमेरिकल में, और फिर आगे अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है, 2-3-4 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तो एकदम हो जाएगा इजीली। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसेंट्रेशन, यानी कि हमने क्या किया, हमने इस तरफ कंसेंट्रेशन ले लिया और इधर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर ले लिया। अब इसका जो प्लॉट है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप कह रहा है, स्लोप की वैल्यू है 25.73 लीटर बार पर मोल। ठीक है, अब यूनिट्स देखो बेटे स्लोप के, लीटर बार पर मोल। अब पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, अब स्लोप हमारा क्या है, लीटर बार पर मोल, यानी कि एन भी इसके नीचे हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो स्लोप आ जाएगा वो हमारा है पाई वी अपॉन एन, और उसकी वैल्यू कितनी है, आर टी के इक्वल हो गई। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो अभी तक तो हम स्लोप पे पहुंच गए, तो ये हमारा स्लोप आ गया, तो स्लोप और ये दोनों इक्वल वैल्यूज है। अब वो कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन, तो वो टेम्परेचर निकालो। अब जब हमारे पास ये आर, ये हमारा बार में प्रेशर है, तो आर की जो वैल्यू है हमारी 0.083 है, तो हम क्या करते हैं, ये इस स्लोप की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, 25.73 डिवाइडेड बाय 0.083, तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया। तो हमारा टेम्परेचर आ गया 310 केल्विन। ठीक है, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस केल्विन में होंगी। द वैन होफ फैक्टर फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम। अब स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब पूरा का पूरा उसका डिसोसिएशन हो रहा है। बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो BaOH होल ट्वाइस है। अब BaOH होल ट्वाइस है तो इसके लिए आई की वैल्यू तुमको नेचुरल सी बात है, हम अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो एक बेरियम 2+ आयन और 2 OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे, तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 + 1, तो आई की वैल्यू आ गई 3। ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अब नेक्स्ट, when a non-volatile solute is added to the solvent, vapor pressure decreases by 10 mm। इसका मीनिंग कि P0 माइनस PS की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 10 mm है, मरकरी का 10 mm ऑफ मरकरी। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी कि X2, ये हमें गिवन है 0.2। what would be the mole fraction of solvent if decrease in vapor pressure is 20 mm। अब हमें उसने सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसने हमें नहीं दिया, हमें उसने टोटल डिक्रीज दे दिया। ठीक है, अगली बारी में भी वो हमें डिक्रीज ही दे रहा है, तो हमें पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां से निकालना है। तो हम लोग P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू X2 का फॉर्मूला लगा देंगे, ये फर्स्ट केस में यूज कर रहे हैं। तो 10 बाय P0 इज इक्वल टू 0.2। सो P0 की वैल्यू जो आ गई दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.2 मीन्स 50 mm। तो जो सॉल्वेंट था प्योर, उसका जो प्रेशर आया दैट इज 50 mm ऑफ मर्करी। अब हमने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20 mm। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो सेम रहेगा ना, तो अब क्या करोगे,
पी नॉट माइनस पी एस की जगह 20 पुट कर दोगे, फॉर्मूला फिर से लिख देती हूं मैं। सो पी नॉट माइनस पी एस नाउ इज 20, सो 20 अपॉन, अब सॉल्वेंट सेम है तो उसका वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा, 50 इज इक्वल टू x2। अब x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4, तो ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया ना 0.4, लेकिन हमने निकालना किसका था, सॉल्वेंट का। सो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज इक्वल टू 0.6। क्लियर है? ठीक है, तो एक पूरी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी ताकि हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट निकाल लें। दूसरी से हमने, जब उसने डिक्रीज इतना बता दिया तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा। सबसे पहले कंपेयर आई, यूरिया में आई की वैल्यू 1 है, तो ये तो सबसे पीछे रह गया। ठीक है, तो ये वाला मैं इसको 1 2 3 एंड 4 ऐसे लिख देती हूं। तो सबसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सेकंड वाले का तो बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो गया। अब आ जाओ, ये यहां 10 रेज टू पावर -4 मोलर है, तो 10 रेज टू पावर -4 मोल्स इन 1 लीटर, तो सेकंड नंबर पे हमारा 1 आ गया। फिर हमारे पास सब 10 रेज टू पावर -3 है, तो थर्ड नंबर पे ये, और सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सो इट मीन्स ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा अरेंज हो गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब है बेटे हमारे पास कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि तुमको डेल्टा टीएफ निकालना है। ठीक है, सो हमको डेल्टा टीएफ जब निकालना है ना, फिर हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है W2, W2 हमें गिवन है 1 ग्राम, W1 गिवन है हमें 50 ग्राम, है ना, और मोलर मास हमें M2 गिवन है 256, और डेल्टा टीएफ हमने KF निकालना है, डेल्टा टीएफ भी गिवन है, डेल्टा टीएफ हमें गिवन है 0.40 केल्विन, डेल्टा टीएफ इज ऑल्सो गिवन। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल, ऊपर से ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वॉलेटाइल है ना, इसका मतलब आई फैक्टर भी यूज नहीं होगा। सो दिस इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, 0.40 इज इक्वल टू KF इंटू W2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 256 इंटू 1000 अपॉन 50, तो 0.40 इंटू 256 divided by 20 is equal to KF। ये 0.40 है। अपॉन 20, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सो KF इज इक्वल टू 256 इंटू 40 अपॉन 20 इंटू 100,
ठीक है, तो ये हमारे पास 20 इंटू 2 और अपॉन 100 5.12 आ जाएगा। सो KF की वैल्यू हमारी 5.12 आ गई। केल्विन किलोग्राम पर मोल, यूनिट जरूर ध्यान दे देना, ठीक है। अब है हमारे पास कि 1.25 ग्राम ऑफ AX2 जिसका मोलर मास है 124, 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व है विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, and 25.4 gram of AY2 molar mass 250 dissolved in 2 kilogram of water and उसका बॉइलिंग पॉइंट 100.0 डिग्री। KB गिवन है, हमको बताना है आयोनाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, यानी कि हमको I निकालना है बेटे। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। अब I निकालने के लिए अब डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, पहले केस में बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का 100 होता है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया डेल्टा टीबी फर्स्ट केस में हो गया 100.0156 माइनस 100, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.0156 डिग्री सेल्सियस। अब 1 किलो पानी था और ये 1.25 ग्राम, तो 0.0156 इज इक्वल टू 1.24 डिवाइडेड बाय 124 इंटू 1/1 और KB की वैल्यू है 0.52, तो मैं यहां ये 0.52 डाल देती हूँ, ठीक है। सो अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख रही हूं 156, यहां लिख देते हैं 156 अपॉन दिस इज इक्वल टू 124 इंटू 52 अपॉन 124 इंटू, ठीक है, एंड I। So I is equal to 156/52। अब I की वैल्यू तो यहाँ 3 आ गई, I की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब हमारे फर्स्ट वाले का तो आयोनाइजेशन हो गया, यानी कि अब इनमें से देखते हैं हम AX2 इज फुली आयोनाइज्ड, तो फर्स्ट वाला तो आयोनाइज्ड हो गया। अब सेकंड वाले के लिए I की वैल्यू निकालो बेटा। सेकंड वाले में क्या है, डेल्टा TB कितना है सेकंड वाले में 100.0260 माइनस 100, यानी कि 0.0260, तो 0.0260 इज इक्वल टू I इंटू 0.52 इंटू कितने ग्राम है 25.4 ग्राम, 25.4 अपॉन 250 इंटू 1/2 हो गया। तो I की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां हम करेंगे 260 अपॉन इंटू 500 अपॉन 0.52 इंटू 25.4, दिस इज इक्वल टू I। अब जब हम ये सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सारा सॉल्व करके हमारे पास जो I की वैल्यू आती है ना वो आ जाती है बेटे 0.99। इट मीन्स I की वैल्यू 1 ही हो गई, 1 हो गया, तो इसका मतलब इसका आयोनाइजेशन नहीं हुआ,
तो हमारे पास इन चारों ऑप्शंस में से कि AX2 इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड इट इज कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी हमने आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने इसके कर लिए हैं। तो अब तुम लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बाकी तुम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते रहो, और भी पुराने PYQ सॉल्व करो। कुछ डाउट्स हैं तो वो तुम लोग मुझे चैट में कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो मैं उनके आंसर देने की कोशिश पूरी करूंगी अपनी। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही है, बाय।